झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ का जो पर्व होता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय बड़ी संख्या में छठ घाट पर जाकर महिलाएं पूजा पाठ किया करती हैं। दिल्ली की एक डीएम वो भी अपने पुश्तैनी गांव में छठ पूजा मनाने के लिए जा रहे थे। जब वो ट्रेन पकड़कर अपने पुश्तैनी गांव में आती हैं और ट्रेन से उतरती हैं, स्टेशन पे जो ही चारों तरफ नजर घुमाती हैं उनको बाजार सजा हुआ दिखता है। कहीं कोई हल्दी बेच रहा है, कहीं कोई दिए बेच रहा है, कहीं कोई आदि बेच रहा है, कहीं कोई गन्ने बेच रहा है। ये सब देखकर उनका मन बहुत गदगद हो जाता है। वो अपना बचपन याद करने लगती हैं, क्योंकि पूरा बचपन उनका वहीं पे बीता था, जो कि उनको दिल्ली में वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वो अपने पुश्तैनी गांव आ गए छठ पूजा मनाने के लिए। तभी उनकी नजर कुछ पुलिस वालों पे पड़ती है। पुलिस वाले हर एक दुकानदार से कुछ न कुछ पैसे लिया करते थे। उन पैसों को लेकर अपने पॉकेट में रख लिया करते थे, यानी वो हर एक दुकानदार से हफ्ता वसूली का काम कर रहे थे। इसी क्रम में वो पुलिस वाले एक गन्ने वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं, चल बे पैसे निकाल। गन्ने वाला बोलता है, साहब अभी मेरा बोहनी भी नहीं हुआ है, अभी सुबह का टाइम है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अभी जब मेरे गन्ने बिक जाएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस पर पुलिस वाले बोलते हैं, चल ठीक है, लेकिन एक काम कर, 4 अच्छे गन्ने बढ़िया से छिलके और वो मुझे दे दे, बांध कर मैं उसे घर लेकर जाऊंगा। गन्ने वाला सोचता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बोहनी तो हो रही है। इस पर वो बहुत ही ईमानदारी से मोटे मोटे गन्ने निकालता है और उसको छिलता है। छिलने के बाद पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला गन्ना लेकर जाने लगता है। तब गन्ना वाला पीछे पीछे दौड़कर बोलता, साहब पैसे तो दे दीजिए, बोहनी तो करा दीजिए। पुलिस वाला अपना पुलिसिया रोब दिखाने लगता है और बोलता है, अभी तो तूने हफ्ते भी नहीं दिए और मुझसे पैसे मांग रहा है, तेरी इतनी मजाल, जानता नहीं है मैं पुलिस वाला तुरंत उठाकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम्हारा जो ठेला है वो भी यहां से हटा दूंगा। इस बात पर गरीब गन्ने वाला शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वहां पे जो डीएम मैडम थी वो सारी चीजें देख रही थी, उनसे रहा नहीं जाता। गरीब का जब चेहरा देखती है गन्ने वाले का, तो वो पुलिस वाले को आवाज देती हैं, बोलती है, सर इसका पैसा दे दीजिए, इसी से इसके परिवार की रोजी रोटी चलती है, अगर आप इसका पैसा नहीं देंगे तो इसकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी। इस पर पुलिस वाला इनको ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, मैडम ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो, आप अपने काम से काम रखो, मैं क्या कर रहा हूं इससे आपको क्या मतलब। तो डीएम मैडम बोलती हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपको इस गरीब वाले का पैसा मारकर आपको क्या मिलेगा, क्या आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती है। इस पर पुलिस वाला भड़क जाता है, बोलता है, नहीं देता, क्या करेगी तू बोल, मैं इसका पैसा नहीं देता, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। इस पर डीएम मैडम अपना मोबाइल निकालती हैं और उस पुलिस वाले का वीडियो बनाने लगती हैं, फोटोज खींचने लगती हैं। इस पर पुलिस वाला और ज्यादा भड़क जाता है और दौड़कर मैडम के पास आता है और उनका हाथ मड़ोड़कर मोबाइल को छीन लेता है और बोलता है, मेरा वीडियो बना रही थी तू, मैं सामने वाले थाने में पोस्टिंग हूं, जो करना होगा आके कर लेना, मैं लेके जा रहा हूं, दम हो तो आके ले लेना अपनी मोबाइल। इस बात को सुनकर मैडम मन ही मन बड़बड़ाती हैं, कहती हैं, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, अगर 10 मिनट में मैंने तुम्हें अपने पैर पे ना गिराया तो फिर मेरा नाम बदल देना। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। एक ईमानदार डीएम की कहानी है और ये छठ पूजा की कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो बिहार में एक गांव पड़ता है भागलपुर। वहां पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी। उस लड़की का नाम अनामिका था। उसके पिताजी का नाम धर्मवीर था। धर्मवीर एयरफोर्स में ऑफिसर थे और वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन धर्मवीर की जो माता थी वो अभी जिंदा थी, तो वो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखती थी। जब भी पूजा पाठ करके उठती तो अपनी पोती को अनामिका को आशीर्वाद दिया करती और बोलती, बेटी तू बड़ी होकर एक बड़ा ऑफिसर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी।
अनामिका भी बोलती थी, हाँ दादी बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहता है। अब अनामिका 10 पास करने के बाद इंटर पास करती है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है तो उसके पिता उससे बोलते हैं कि बेटी अब तुम फॉर्म भर दे और तुम्हें जो है एयरफोर्स का पायलट बनना है। लेकिन अनामिका साफ साफ मना कर देती है, बोलती है पापा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मैं एक जिला कलेक्टर बनना चाहती हूँ, एक जिले का मालिक बनना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर दादी और उसके पिता दोनों लोग बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं बेटी ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी दादी बोलती हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम एक न एक दिन ऑफिसर जरूर बन जाओगी, जिला कलेक्टर जरूर बन जाओगी। जब वो अपने दादी का आशीर्वाद पाती है और अपने पिता का साथ पाती है तो फिर दोस्तों वहां से वो निकल जाती है दिल्ली के लिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी तैयारी करने के लिए जब 2 से 3 साल बीत जाता है, यूपीएससी का प्री एग्जाम होता है, उसमें भी वो पास हो जाती है। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें भी निकल जाती है। अब इसका एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो जाता है और इसको पोस्टिंग के लिए गाजियाबाद जिला मिलता है। जब वहां पे इसकी पोस्टिंग हो जाती है तो इसको सरकारी आवास मिल जाता है, सरकारी गाड़ी मिल जाती है, सरकारी ड्राइवर मिल जाता है। तो ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिताने लगती है। इसी दौरान वो वहां से अपने घर पर आती है और अपनी दादी को साथ लेकर चली जाती है। चूंकि उसके पिताजी एयरफोर्स थे तो वो घर पे रहते नहीं थे, इसलिए दादी को अपने साथ लेकर जाती है और वहीं पे 2 से 2.5 साल का समय बीतता है। उसके बाद डीएम के लिए ये क्वालिफाइड हो जाती है, फिर वहां से इसका ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। अब दिल्ली में भी ये सारी सुविधाएं उसको मिल गई थी, सरकारी आवास, गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल चुका था, तो यहाँ पे भी जिंदगी आराम से बीत रही थी। दोस्तों दीपावली का समय आ जाता है, दीपावली हंसी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं लोग। उसके बाद दादी बोलती हैं कि बेटी मुझे अपने घर जाने का दिल कर रहा है, क्योंकि वहां पे तुम्हें पता है कि बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और वैसे भी मैंने छठ मैया से तुम्हारी मन्नत मांगी थी कि अगर तुम डीएम बन जाती हो तो तुम्हारे लिए मैं आके जो है यहाँ पे भोग चढ़ाऊंगी और यहाँ पे व्रत वगैरह सब कुछ रखूंगे, पूजा पाठ वगैरह कराऊंगे। इस पर अनामिका बोलती है दादी इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है आप एक काम करिए, आप चली जाइए, मैं आपकी टिकट की व्यवस्था कर देती हूँ, सारा इंतजाम कर देती हूँ, आप चले जाइए, मैं जब 2-3 दिन रह जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। इस पर दादी बोलती है ठीक है बेटी मैं जाती हूँ। वो निकल जाती हैं और वो अपने जो है पुश्तैनी घर पर चली जाती हैं। जब 2-3 दिन रह जाते हैं तब अनामिका दिल्ली से भागलपुर के लिए अपना टिकट निकालती है और ट्रेन पकड़कर वो भागलपुर स्टेशन पर आ जाती है। स्टेशन पे उतरने के बाद उसको चारों तरफ बाजार सजा हुआ दिखता है, कहीं पे कोई गन्ने बेच रहा है तो कहीं पे कोई हल्दी बेच रहा है, कहीं पे कोई आदि बेच रहा है, कहीं पे कोई दिए बेच रहा है। इस तरीके से माहौल पूरा सजा हुआ था और बहुत ही लुभावना लग रहा था। इन सब चीजों को वो देखकर वो अपना बचपन याद करने लगती है, क्योंकि उसका बचपन इसी सब माहौल में बीता हुआ था, तो वो उसी ख्यालों में खोई रहती है। तब तक उसकी नजर 2 पुलिस वालों पे पड़ती है। वो पुलिस वाले हर एक दुकानदार से कुछ न कुछ पैसे लिया करते थे, उन पैसों को लेकर अपने पॉकेट में डाल लिया करते थे। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो वो पुलिस वाले हफ्ता वसूली कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस वाले हर एक दुकान से पैसे लेते लेते एक गन्ने वाले के दुकान पे पहुंचते हैं, तो गन्ने वाले से बोलते हैं हाँ भाई चल तू भी पैसे निकाल। तो गन्ने वाला बोलता है साहब अभी मेरे गन्ने बिके नहीं है, मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, मेरे गन्ने बिक जाएंगे, मेरी बोहनी हो जाएगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे अपना गन्ना बेचने दीजिए। पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर पुलिस वाले जाने लगते हैं। फिर उनको कुछ अचानक में याद आता है, तो उसमें एक पुलिस वाला जाता है और बोलता है एक काम कर, 4 गन्ने अच्छे वाले निकाल और उसको छिल दे और छिलने के बाद बांध दे। गन्ने वाला सोचता है चलो कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूं। वो ईमानदारी से 4 गन्ने बहुत अच्छे चुनकर निकालता है, उन्हें छिलकर उसके बाद बांध देता है, पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला लेकर जाने लगता है। तब ये गन्ने वाला पीछे पीछे जाता है और बोलता है साहब इसके पैसे तो दे दीजिए, अभी मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, कम से कम बोहनी तो करा दीजिए। पुलिस वाला भड़क जाता है, बोलता है मुझसे तू पैसे मांग रहा है, तूने हफ्ता भी नहीं दिया, अभी तुमको मैं रहने भी दे रहा हूं, तुमको 2-4 गन्ने ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, और इसका तुम मुझसे पैसे मांग रहा है। तो बोलता है साहब इसी से मेरे परिवार का भरण पोषण होता है और मैं पैसे नहीं लूंगा तो किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा।
पुलिस वाला बोलता है ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, अभी तुम्हारी दुकान भी हटवा दूंगा और तुमको उठा के थाने में भी बंद कर दूंगा। इस बात को सुनकर गरीब गन्ने वाला शांत हो जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वो फिर अपने दुकान पर पहुंच जाता है और काम करने लगता है। लेकिन ये सारी बातें डीएम अनामिका दूर से खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो करीब में जाती हैं और पुलिस वालों को आवाज देती हैं, बोलती हैं सर आप इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाला पहले घूमता है, उसके बाद ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है मैडम आप अपने काम से काम मत रखिए, आप ज्यादा हीरोइन मत बनिए, मैं क्या कर रहा हूं मैं जानता हूं। डीएम मैडम बोलती हैं वो तो मैं देख ही रही हूं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं। एक बात बताइए क्या सरकार आपको इसकी तनख्वाह नहीं देती है। इस पर पुलिस वाला और ज्यादा भड़क जाता है, बोलता है मैंने बोला ना तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा चपड़ चपड़ करोगी ना तो फिर समझ लेना उठा के थाने में बंद कर दूंगा। इस पर डीएम मैडम बोलती है मैंने किया ही क्या है, मैं यही ना बोल रही हूँ इस गरीब गन्ने वाले का पैसा दे दीजिए, इसी से इसके परिवार का खर्च भरण पोषण चलता है और आप इसके पैसे नहीं देंगे तो बताइए इसका त्योहार फीका रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर इसके पास इतने पैसे होते तो यहाँ पे इस तरीके से गन्ने बेचता, कोई और काम नहीं करता। पुलिस वाला और ज्यादा भड़क जाता है, बोलता है नहीं देता, क्या करेगी तू बोल। इस बात पर डीएम मैडम अपना मोबाइल निकालती हैं और उस पुलिस वाले की वीडियो बनाती हैं और फोटो भी खींचती हैं। इस पर पुलिस वाला और ज्यादा उग्र हो जाता है और वो दौड़कर मैडम के पास आता है और उनके हाथ को मड़ोड़कर इनका मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल लेकर जाने लगता है और बोलता है कि दम है तुझे ना तो आके इसी थाने में मेरी पोस्टिंग है, आके तू अपनी मोबाइल ले लेना। इस बात को कहकर पुलिस वाला चला जाता है। अब अनामिका मैडम सोचती हैं कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि इनकी पोस्टिंग तो दिल्ली में थी। तो फिर सोचती है यहाँ के जो डीएम है उनको कांटेक्ट करती हूँ। वो गूगल पे डीएम का नंबर सर्च करती हैं, उनको नंबर मिल जाता है। डीएम के पास फोन लगा देती हैं और बताती हैं आपके वहां जो ये थाना है यहाँ पे कुछ पुलिस वाले हैं जो कि एकदम भ्रष्ट हैं और ऐसा ऐसा मैटर है और मैं डीएम अनामिका बोल रही हूँ, दिल्ली की डीएम हूँ। इस बात को सुनकर भागलपुर के जो डीएम थे वो बोलते हैं ठीक है मैडम आप 5 मिनट रुकिए मैं वहीं पे आता हूँ। तो अनामिका मैडम बोलती एक काम करिए जहां पे मैं हूं वहां पे मत आइए, सामने रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन है वहीं पे आप आइए, वहीं पे मैं आपको मिलूंगी। अब अनामिका मैडम पुलिस वाले के पीछे पीछे उस थाने में पहुंच जाती हैं। थाने में पहुंचने के बाद बोलती हैं सर मेरा मोबाइल तो दे दीजिए। इस बात पर पुलिस वाले हंसने लगते, कहते देखो इसकी लड़की की हिम्मत, ये मेरे पीछे आ गई मोबाइल लेने के लिए। अब ये सारी बात वहां का दरोगा जो था वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो पुलिस वाला उस दरोगा को बता देता है सर हम लोग पैसे जो ले रहे थे ये मैडम उसमें जो है हस्तक्षेप कर रही थी, पैसे नहीं लेने दे रही थी, ये मना कर रहे थे। जब हमने कहा कि मुझे अपना काम करने दीजिए तो इन्होंने हमारा वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। इस पर दरोगा वाला बोलता है अरे तो क्या हुआ, 1-2 गन्ने ले लेगा तो क्या हो जाएगा, उससे कौन कहीं उसका पहाड़ टूट जाएगा। इस पर मैडम बोलती हैं कि ये बताइए उस गरीब वाले से की रोजी रोटी उसी से चलती है, उसका भी त्योहार है, उसका भी हर्षोल्लास से मनाने का अधिकार है और आप लोग उसके पैसे नहीं देंगे तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इस पर सभी पुलिस वाले ठहाके मार के हटते हैं कि देखो देखो ये मैडम हीरोइन ज्यादा बन रही हैं। लेकिन उन पुलिस वालों को यह नहीं पता था कि कुछ देर के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। अभी थोड़े समय और बीता था, तब तक वहां के डीएम अपने पूरे काफिले के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अब डीएम को जब देखते हैं तो सभी पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और सारे लोग तुरंत अपनी टोपी पे सही करते हैं और तुरंत आकर सलामी ठोकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सर आप वो भी बिना सूचना के और इस छोटे से थाने में। डीएम बोलते हैं अभी मैं बताता हूं मैं क्यों आया हूं। वो अनामिका मैडम की तरफ पहुंचते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद बोलते हैं मैडम बताइए क्या मामला है पूरा। मैडम सारी बात बताने लगती हैं और बोलती हैं कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं ये रिश्वत लिया करते हैं, लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं। इस बात को सुनकर वो पुलिस वाले भौचक्के रह जाते हैं, वो समझ नहीं पाते आखिर कौन है। तो डीएम बताते हैं वहां के जो डीएम थे वो बताते हैं कि इनको तुम लोग जानते नहीं, ये दिल्ली की डीएम है और यहाँ पे तुम लोगों की काली करतूतें ये सारी चीज मुझे जो है बता चुकी हैं। अब बताओ तुम लोगों के साथ क्या किया जाए। पुलिस वाले उनके पैरों पे, अनामिका मैडम के पैरों पे गिरकर माफी मांगना शुरू कर देते हैं। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। मैडम बोलती है चलो मेरी बात थी तो मैं माफ कर देती,
मेरा तुमने हाथ मोड़ा वो भी मैं माफ कर देती, मोबाइल छीना वो भी माफ कर देती, लेकिन तुम जो गरीब जनता के साथ कर रहे हो ये माफी के काबिल नहीं है। अगर इसको हमने माफ कर दिया तो फिर कल कुछ और लोग पैदा होंगे और वो भी इसी तरीके से हरकत करेंगे। इसके लिए तुम्हें माफी तो नहीं मिल सकती। जहां पे लोग दान पुण्य का काम करते हैं वहां पे तुम रिश्वत ले रहे हो, तुम हफ्ता वसूली कर रहे हो, जबकि तुम्हें सरकार तनख्वाह इसकी देती है। फिर अनामिका मैडम बोलती हैं कि देखिए सर, अगर ऐसी बात होती तो मेरी बात होती तो मैं माफ जरूर कर देती, लेकिन इन लोगों ने गरीब जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनसे हफ्ता वसूली की है, इसलिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। और ये दो ही नहीं, ये सारा थाना ही भ्रष्ट है। यहाँ की पुलिस वाले सभी लोग भ्रष्ट हैं। इस वजह से इन लोगों को सस्पेंड करना ही बनता है। इस पर वहां के डीएम एक्शन लेते हैं और पूरे थाने को ही सस्पेंड कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उन दो पुलिस वालों को जो वहां से गन्ने लेकर आए हुए थे उनको जुर्माना के तौर पर 11-11 हजार रुपए भी लगाते हैं कि तुम उस गन्ने वाले को 11-11 हजार रुपए देकर भी आओगे। इसके बाद वहां के डीएम अनामिका मैडम को अपनी गाड़ी पे बिठाते हैं और उनको ले जाकर उनके गांव पर छोड़ देते हैं सम्मान पूर्वक। फिर अनामिका मैडम हाथ मिलाकर अपने घर चली जाती हैं। वहां पे जब दादी देखती हैं तो बोलती हैं, बेटी इतना देर कैसे लग गया, तुम तो बता रहे थे मैं पहुंच गई हूं, फिर अब तक क्यों नहीं आई, क्यों इतना समय लग गया। तो अनामिका सारी कहानी अपनी दादी को बताने लगती है कि किस तरीके से क्या हुआ। इस पर दादी सुनकर उन्हें और भी आशीर्वाद देती हैं, बोलती हैं, बेटी मैं जानती हूं तुम एक जो ईमानदार डीएम बनोगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरीके से दोस्तों छठ का त्योहार हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके बाद फिर से रिटर्न दिल्ली अपने आवास पर वापस आ जाती हैं और इस तरीके से जिंदगी कटती रहती है। तो दोस्तों ये रही कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।